गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, जिसमें हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के बारे में और आवर्त सारणी के गुणों के बारे में। ठीक है, अभी तक अपने क्या पढ़ा कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व थे उनके बारे में पढ़ा, कितने ब्लॉक आते हैं, कितने अपने पास इसमें टाइप हैं आवर्त सारणी के, कितने इसमें आवर्त है और कितने वर्ग हैं। ये बेसिक बातें पढ़ी। अब पढ़ेंगे अपने पास आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, तत्वों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये जो सारी चीजें आती है वो आती है आवर्तिता में। क्या आती है बच्चों? आवर्तिता। आवर्तिता को बोलते हैं अपने पीरियोडिसिटी। आवर्तिता, आवर्तिता होती क्या है? ठीक है, पीरियोडिसिटी बोलते हैं कि आवर्त सारणी में क्या होता है, अपने वर्ग में जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में हमेशा कहां से कहां जाते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, और आवर्त में हमेशा कहां जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। तो याद रखना आवर्तिता क्या होती है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं आवर्तिता। याद रह जाएगी आपको बात। तो लिख लेते हैं अपने कि आवर्तिता होती क्या है। आवर्तिता होती क्या है? आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, से दाएं जाने पर गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे आवर्तिता कहते हैं। तिता कहते हैं। क्लियर? अब ये आवर्तिता पढ़ने के लिए अपने क्या होना चाहिए? गुणों का पता होना चाहिए। तो अपने किसका डिस्कस करते हैं? गुणों का। जो गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण पढ़ेंगे अपने परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार में अपने त्रिज्याएं पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की। तो पहले परमाणु आकार की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अपने पास ये जो तत्व हैं, ये ले लेते हैं और एक बाएं से दाएं ले लेते हैं। क्लियर? तो होता क्या है, जैसे ही अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है कि जो अपने पास हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, रुबेडियम है और सीजियम है। हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या में बड़ वृद्धि होती है। पहले एक था, फिर दो हो गया, फिर कितने हो गए? तीन हो गए। और इस तरह से क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी संख्या? कोषों की संख्या बढ़ जाएगी। देखो, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर आकार बढ़ता है इसका मतलब नाभिक के आवेश क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नाभिक के आवेश यानी नाभिक क्या करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है, आकार क्या हो जाता है? छोटा। क्लियर? कोषों की संख्या बढ़ती है और नाभिक के आवेश क्या हो जाता है? अपने पास कम हो जाता है। तो ये दो चीजें बेसिक बातें मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात नाभिकीय आवेश में कमी आती है। किसमें कमी आती है? नाभिकीय आवेश में कमी आती है, अर्थात आकार बढ़ता है। किसी परमाणु का आकार, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट लिखाऊंगा आपको, बेसिक पॉइंट आपको हमेशा काम देंगे। तो वो लिखते हैं, किसी परमाणु का आकार 2 बातों पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। पहला जो है अपने पास वो है नाभिकीय आवेश। क्लियर है? क्या है? नाभिकीय आवेश। इसे दिखाते हैं जेड से। क्लियर? और दूसरा है अपने पास, उसका नाम है परिरक्षण प्रभाव। जिसे बोलते हैं आवरण प्रभाव, और इसे दिखाते हैं सिग्मा से। क्लियर? अब देख लेते हैं होता क्या है। नाभिकीय आवेश क्या होता है? कोई भी परमाणु है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। नाभिक क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है, यानी अपना आवेश लगा रहा है, जिससे आकार क्या हो जाएगा? छोटा। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा, आकार उतना ही छोटा। इसका मतलब ये निर्भर किस पे कर रहा है? प्रोटॉन पे निर्भर कर रहा है। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ही ज्यादा नाभिकीय आवेश। क्लियर? तो अपने कह दें, किसी परमाणु में प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? नाभिकीय आवेश कहलाती है। नाभिकीय आवेश कहलाती है। यह प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। किसकी? प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा, और आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है। याद रखना, नाभिकीय आवेश के कारण आकार हमेशा छोटा होता है, और ये निर्भर किस पे करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर करता है। और ये नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकार क्या हो जाएगा? छोटा। तो दूसरा पॉइंट ये है अपने पास, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है? अब होता क्या है कि आपके पास ये नाभिक है। क्लियर? इसके पहले कोश में इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर की तरफ धक्का देता है।
ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। क्लियर? या नाभिक की बात नहीं हो रही। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, धक्के देने वाले क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। क्लियर? इससे क्या होता है, फिर आकार में वृद्धि हो जाती है और इस तरह से क्या यहां पर एक झूठी शील्ड बन जाती है, आवरण बन जाता है। ठीक है? और इस तरह से ये नाभिक के आवेश से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। क्लियर? ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, धक्का देने वाले बढ़ जाएंगे और आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ क्या करते हैं? धक्का देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आकार में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? इसमें लिखेंगे बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे आकार में वृद्धि होती है, जिससे आकार में वृद्धि होती है। क्लियर? इससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से बच जाता है, नाभिकीय आकर्षण से बच जाता है, बच जाता है। इसे आवरण या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। प्रभाव कहते हैं। एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है। क्लियर बच्चों? अब देखो, आपने वर्ग में ऊपर से नीचे पढ़ लिया था, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होगा? कोशों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में कमी आती है। अब बात करते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आकार की बात हो रही है। आवर्त में बाएं से, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। मान लो ये अपने पास जो पहला तत्व है, ठीक है, यहां पर अपने पास ये ले लेते हैं, अपने पास दूसरे आवर्त का लिथियम ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम में अपने पास 3 प्रोटॉन, लिथियम से अपने के बेरिलियम की तरफ, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन। तो अब जैसे ही 3 से 4 प्रोटॉन हुए तो नाभिक आकर्षण बढ़ गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेगा, तो आकार क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बेरिलियम से अपने गए बोरॉन की तरफ, बेरिलियम से कहाँ गए? बोरॉन की तरफ, यानी पहले 4 प्रोटॉन थे अब 5 हो गए, यानी नाभिकीय आवेश और ज़्यादा लग रहा है, और ज़्यादा लग रहा है, तो आकार क्या हो जाएगा अपना? और छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखेंगे बोरॉन से जाएंगे कार्बन की तरफ, कार्बन 6 नंबर पे, तो आकार अपने पास और छोटा हो जाएगा क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ चुका है। क्लियर? कार्बन से जाएंगे अपने नाइट्रोजन की तरफ 7 नंबर, तो
आकार अपने पास क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। उसी तरह से ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन और 9 नंबर पर क्या अपने पास फ्लोरीन, कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे आकार अपने पास क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। तो देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। तो बताओ सबसे बड़ा आकार किसका है, आकार का क्रम, आकार का क्रम लिखना है। तो देखो सबसे बड़ा आकार लिथियम का है, तो मैंने लिथियम को बड़ा दिखा दिया, क्लियर। उसके बाद में बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये छोटे से क्रम आते हैं, इन्हें आकार के बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 लाइन और लिख लेते हैं अपने, और इसे अपने खत्म करके त्रिज्या पर आते हैं, क्लियर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार में कमी आती है, सिंपल, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आती है परमाणु आकार में पॉइंट बना के लिखेंगे परमाणु त्रिज्याएं। क्या लिखेंगे, परमाणु त्रिज्याएं। यानी अपने पास परमाणु त्रिज्या लिख देता हूं, परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार का ही भाग है, ठीक है। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि अपने पास 3 प्रकार के यौगिक हैं और 3 प्रकार की अपने पास क्या है, परमाणु त्रिज्याएं होती है। धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और वांडरवाल त्रिज्या। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु त्रिज्या की परिभाषा। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा ये है, अपने पास 2 नाभिक है, ये 2 नाभिक, ठीक है। 2 परमाणु, इन दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है ना, उसे कर दो अपने आधा। तो ये होती है परमाणु त्रिज्या। सभी में ये डेफिनेशन लगानी है, 2 नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है अपने पास, परमाणु त्रिज्या। बहुत आसान सी परिभाषा है, बुक को ना देखते हुए अपने अपने हिसाब से बनानी है ताकि अपने को आसान लैंग्वेज मिले, क्लियर। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा लिखेंगे, 2 नाभिकों की बीच की दूरी का आधा, दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्याएं होती कैसी है, वो बंध के आधार पे समझेंगे, क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले करते हैं अपने स्टार्ट, जो सबसे सिंपल होती है। इसके निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। तो पहली अपने करते हैं वो है अपने पास सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। कोई भी यौगिक क्या होते हैं अपने पास, कोई भी अपने पास यौगिक होते हैं तो क्या होता है कि उनमें अपने पास सॉरी, तो सहसंयोजक बंध से बंधित कोई भी अपने पास परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है, क्लियर। तो सहसंयोजक त्रिज्या में अपने लिखते हैं कि सहसंयोजक बंध से बंधित
दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। अब सहसंयोजक क्या होता है? आपसी साझेदारी से जो बंध बनता है। मान लो मैंने पार्टनरशिप करी किसी के साथ, मान लो आपके साथ की, तो मैंने 50% रुपए खुद से लगाए, 50% आपसे लगाए, तो दोनों इस बंध में क्या होता है कि जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें दोनों की भागीदारी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास, अगर कोई भी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन H2 बना, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या होता है, एकल बंध होता है, यानी आपसी साझेदारी से बना है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये एक परमाणु, इसने साझेदारी की है इसके साथ, तो दोनों का इस पे बराबर हक है। क्लियर? अब दोनों की बीच की दूरी का आधा, ये अपने पास, इनकी बीच की दूरी ये, और इसका आधा, ये कहलाता है अपने पास सहसंयोजक त्रिज्या R, रेडियस C, कोवलेंट यानी सहसंयोजक। क्लियर? तो परिभाषा इसकी आपको मैंने लिखा दी, और एग्जाम्पल लिखने अपने पास H2, N2, F2, ये सारे क्या है, सहसंयोजक अणु हैं। ठीक है? Cl2, तो ये सहसंयोजक है। इनकी जो परमाणु होंगे उनकी नाभिकों की बीच की दूरी का आधा अपने पास क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं दूसरी त्रिज्या का। दूसरी त्रिज्या अपने पास कौन सी है? वो है अपने पास धात्विक त्रिज्या। कौन सी? धात्विक त्रिज्या। त्रिज्या तो इसमें अपने को लिखना है कि धात्विक बंध से बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। धात्विक त्रिज्या कहलाता है। तो धातु में क्या होता है? धात्विक बंध होता है, और धात्विक बंध में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, यानी कोई साझेदारी नहीं होती। ठीक है? ये सिर्फ चिपका हुआ होता है इससे, वो भी क्या है, एक आकर्षण से चिपका हुआ होता है। क्लियर? तो ये अपने पास क्या है, दो नाभिक हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। ये दोनों नाभिकों की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या R, रेडियस त्रिज्या M है अपने पास मेटल, धात्विक त्रिज्या। क्लियर? उदाहरण इसका है अपने पास, कोई भी धातु ले लो, Na, Mg, Fe, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, इन सभी में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? धात्विक त्रिज्या पाई जाती है। कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? धात्विक त्रिज्या पाई जाती है। देखो, ये मैं आपको कंपेयर करके करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएं। क्लियर है बच्चों? हाँ, बुकिश स्टाइल नहीं करना, अपने को बढ़िया करना है, और वो भी तरीके से करना है। तीसरी जो त्रिज्या आती है अपने पास, वो है अपने पास वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या, तो पहली बात, वान डर वाल त्रिज्या में कौन सा बंध पाया जाएगा? वान डर वाल बंध। वान डर वाल बल बहुत ही कमजोर होते हैं, आकर्षण होता है नाम मात्र का। मान लो मैंने हाथ में मिट्टी गिराई और मैंने एक हल्की सी हवा से इसे मिट्टी को उड़ा दिया, आकर्षण तो है पर बहुत ही दुर्बल आकर्षण है। ऐसा आकर्षण क्या होता है? वान डर वाल आकर्षण होता है। ठीक है? इसमें कोई बंध वगैरह नहीं होता, बस ये अपने पास एक नाभिक
परमाणु और दूसरा परमाणु, बस ऐसा आकर्षण होता है, ये वांडरवाल आकर्षण होता है। क्लियर? और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? उत्कृष्ट गैसों में, अक्रिय गैसों में, जो अपने पास आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में है। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे वांडरवाल बंध से बंधित दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है। वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। ये है अपने पास वांडरवाल त्रिज्या से बंधित दो परमाणु। क्लियर? इनकी बीच की दूरी ये और इसका आधा आर वी, वांडरवाल डाल दिया। क्लियर? एग्जाम्पल इसके अक्रिय गैस कोई भी ले लो अपने पास, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सभी में क्या है अपने पास? रेडॉन। ठीक है, वांडरवाल त्रिज्याएं पाई जाती है। अब क्वेश्चन आपको सिंपल सा बता रहा हूं आपके लिए, ताकि आप आसानी से पता लगा लो होता क्या। ठीक है, आपको बताना है कि परमाणु त्रिज्याओं का घटता क्रम लिखो। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या कौन सी होती है? आपको पता, आर वी वांडरवाल त्रिज्या होती है। उसके बाद में आर एम धात्विक त्रिज्या होती है। उसके बाद में आर सी, देखो ये होता है वांडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी। उसके बाद में कौन सी? सहज संयोजक त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या? धात्विक त्रिज्या। उसके बाद में और सबसे लास्ट में क्या आती है अपने पास? सहज संयोजक त्रिज्या आती है। क्लियर? इसकी जगह अपने क्या होता है क्वेश्चन में, कई बार अपने को क्या दे देते हैं? तत्वों के नाम भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तत्वों के नाम भी दे देते हैं। उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। आपको वांडरवाल में दे दिया नियॉन, आर नियॉन सबसे बड़ा होगा। मेटल में दे दिया सोडियम, कौन सा दे दिया? सोडियम, तो आर एन ए। और धात्विक में दे दिया फ्लोरीन, आर एफ। तो ये अपने पास बहुत ही आसान है और इसे आसानी से अपने कर सकते हैं। अब बात आती है अपने पास आयनिक त्रिज्या। क्लियर? परमाणु त्रिज्या हो गया है, परमाणु त्रिज्या को अपने नाम देते हैं 1 नंबर, और आयनिक त्रिज्या को अपने नाम दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है, आयन की त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। क्लियर? अब देखो अपने पास है क्या? आयन की जो त्रिज्या होती है वो आयनिक त्रिज्या होती है। क्लियर? आयन अपने पास कितने टाइप के होते हैं? आयन अपने पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो धनायन होते हैं, ठीक है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक अपने पास क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, जिन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। 2 टाइप के आयन होते हैं और इनकी त्रिज्याएं क्या होती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? अब देखो बात क्या है? बात यह है कि अपने को एक पॉइंट पता होना चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें क्या लिखना है? ये बेसिक बात है, इसकी बेसिक बात है, और अपने क्वेश्चन इसमें कंपटीशन में बहुत आते हैं। ठीक है, और आपके ये पॉइंट समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो,
सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? आसानी से कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अपने पास दो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन में जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। क्लियर? अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। एक निकालना है, निकालने के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब लिथियम के पास प्लस लगा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? दो रह गए। फिर आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। दो रखने हैं तो कितने प्लस लगाने पड़ेंगे? दो। क्लियर? बोरॉन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, कितने प्लस लगाने पड़ेंगे? तीन। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें क्या होता है? सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक। क्या लगाऊं? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो माइनस लगा दूं। समझ गए बात? ठीक है। अब बात करते हैं धनायन। आयनिक त्रिज्या की बात आ गई, इसको अपने धनायन से करते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट नाम दे देते हैं धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या। अब देखो धनायन में होता क्या, कैसे बनता है। ये सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 11 नंबर पे आता है 1s2 2s2 3p, सॉरी 2s2 2p 6 3s1, ये है। क्लियर? इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसे गर्म करूंगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में था, यानी बाहर वाला कोश तो हो गया खत्म। एक और दो, और बाहर वाला कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अपने पास निकल गया। क्लियर? अब बात करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन थे 11 और प्रोटॉन भी कितने थे? 11। यानी 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन क्या कर रहे थे? अंदर की तरफ खींच रहे थे, यानी नाभिकीय आवेश संतुलित था। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि प्रोटॉन तो रह गए अपने पास 11 ही के 11 ही, और इलेक्ट्रॉन रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? ये दो 10 11 प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉनों के अंदर की ओर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो धनायन की त्रिज्या में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कम से कम एक, जब कोई उदासीन परमाणु या आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। धनायन के निर्माण में, धनायन के निर्माण में नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। आवेश बढ़ जाता है, इसलिए आकार में कमी आती है। जब धनायन बनता है तो क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्लियर? और आकार में क्या आती है? कमी आती है। अब
बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। वर्ग में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? कोशों की संख्या बढ़ती है। इसलिए नाभिकीय आवेश में कमी आती है। नाभिकीय आवेश में कमी आएगी तो आकार बढ़ता है। इसलिए आकार बढ़ता है। तो अपने पास वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, पहला कोश, फिर दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, आकार बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आकार किसका है? फ्रेंसियम का। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए नहीं लेते। सीजियम, ठीक है, फिर रुबेडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम और फिर हाइड्रोजन। तो सबसे छोटा आकार ये होता है वर्ग एक के तत्वों का। एक के प्लस लगेगा इस पे क्योंकि अपने पास धनायन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक के धनायनों का आकार का घटता क्रम। ठीक है, ट्रिक क्या याद रखनी है अपने को? ट्रिक याद रखनी है कि जितना ज़्यादा धनावेश उतना ही छोटा आकार, जितना ज़्यादा धनावेश उतना छोटा आकार। छोटा आकार, ये ट्रिक अपने को याद रखनी है। क्लियर? अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Al+3 Na+ Si+4 और Mg+2। अब बताओ सबसे छोटा आकार किसका, जिसका धनावेश ज़्यादा होगा? Al+3 सबसे छोटा आकार, फिर सॉरी Si+4 होगा। ठीक है, Si+4 सबसे छोटा आकार क्योंकि सबसे ज़्यादा धनावेश है। उसके बाद में Al+3, फिर Mg+2 और उसके बाद में Na+। ये है आकार का घटता क्रम। तो बच्चों आज अपने धनायन की त्रिज्या पढ़ी, कल अपने पढ़ेंगे ऋणायन की त्रिज्या और इस चैप्टर को और आगे करते हुए और इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।